स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 की भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक तत्व का परमाणविक मॉडल क्या होता है। तो चुंबक तत्व का परमाणविक मॉडल में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिचुंबकन क्या होता है और अनुचुंबकी क्या होता है और लौह चुंबकी क्या होता है। आज ये तीनों जो है परमाणविक मॉडल के आधार पे जो है व्याख्या करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा कि चुंबकन का परमाणविक मॉडल। तो चुंबकन का परमाणविक मॉडल क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ, ध्यान देंगे, प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं किससे बने होते हैं, तो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के क्या होते हैं, बना होता है। अर्थात जो पदार्थ जो है परमाणुओं से बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास 11 में पढ़े होंगे कि नाभिक के चारों ओर से वृत्तीय कक्षा होता है और उस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक के भीतर क्या क्या रहते हैं, तो नाभिक के भीतर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं स्थित होते हैं। तो यह जो है न्यूट्रॉन जो होते हैं वह उदासीन होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वह धन आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि परमाणु में के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें क्या होते हैं, नाभिक के भीतर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि नाभिक के भीतर क्या स्थित होता है, तो नाभिक के भीतर जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं स्थित होते हैं। और लिखेंगे तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर से दो प्रकार की गति करते हैं। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर से कितने प्रकार से गति करते हैं, दो प्रकार के गति करते हैं। पहला गति है कक्षीय गति होता है और दूसरा गति क्या होता है, चक्रण गति होता है। तो ये कक्षीय गति और चक्रण गति क्या होता है, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे नाभिक है, क्या है, नाभिक है और नाभिक के जो चारों ओर से क्या है, वृत्तीय कक्षा है। तो जब वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो ये चक्कर जब लगाते रहते हैं तो ऐसे ऐसे यह भी चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसे ऐसे जो है इसके अंदर जो है ऐसे पहले चक्कर जब भी लगाएंगे तो पहले यह चक्कर लगाते जाएंगे और आगे जो है बढ़ते जाएंगे। तो यह पहले यह भी चक्कर लगाते हैं और क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे जो चक्कर लगाते हैं तो इसको चक्रण गति कहा जाता है। और ये आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं, चक्कर लगा लगा करके जब आगे बढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, चक्रण गति कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के गति होते हैं। मतलब यह जो अपने जगह पे रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चक्कर लगा रहा है तो ऐसे 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 जो चक्कर लगाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और चक्कर लगाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि चक्रण गति क्या होता है। मतलब ये चक्कर लगा रहा है तो चक्रण गति है, और ये चक्कर लगा करके और आगे बढ़ करके एक कक्षा को पूरा कर रहा है तो क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कक्षीय गति कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो प्रकार के गति करते हैं, जो कक्षीय गति होता है और ये क्या होता है, चक्रण गति होता है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोनों गतियों के कारण, मतलब ये दोनों गति जो देख रहे हैं, इन दोनों गतियों के कारण पदार्थ में बहुत से धारा लूप बन जाते हैं। मतलब जब इसके अंदर जो गति करते हैं तो इन गतियों के कारण जो है बहुत से क्या बनते हैं, धारा लूप बन जाते हैं, जिनकी वजह से पदार्थ में क्या जाता है, चुंबकन आता है। मतलब इन्हीं गतियों की वजह से जो पदार्थ रहते हैं उस पदार्थ में क्या आ जाते हैं, चुंबक तत्व आ जाता है। लेकिन चुंबक तत्व का अधिकांश भाग जो होता है चक्रण गति के कारण होता है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो चक्रण के द्वारा जो है चुंबकन गति आता है कि कक्षीय गति के द्वारा जो है चुंबकन का गुण आता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है चक्रण गति के कारण जो होता है चुंबक तत्व जो है आ जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि चुंबक तत्व का अधिकांश भाग चक्रण गति के कारण आता है और कक्षीय गति का योगदान जो है थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। मतलब इनका योगदान जो होता है मतलब चुंबक तत्व का गुण आता है लेकिन क्या आता है, बहुत ही कम आता है। और इसका जो द्वारा किसके द्वारा, मतलब एक चक्रण गति के द्वारा जो है इसका जो है चुंबक तत्व का गुण क्या होता है, अधिक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबक तत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। मतलब चुंबक तत्व में परमाणु मतलब क्या, परमाणु जो छोटे कणों से मिलकर के क्या है, बने हैं, बताइए।
बताया गया छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और परमाणुओं से जो होते हैं कि उनके केंद्र में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। नाभिक के चारों ओर से क्या होते हैं, वृत्तीय कक्षा होते हैं। और वृत्तीय कक्षा क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो चक्कर लगाते हैं तो उसके द्वारा धारा लूप बन जाता है। और धारा लूप की वजह से जो है इस पदार्थ में क्या आ जाता है, चुंबक तत्व का गुण आ जाता है। जिससे साबित क्या हो गया कि चुंबक तत्व का परमाणविक मॉडल होता है। जिससे साबित हो गया कि चुंबक तत्व में भी क्या है, परमाणविक मॉडल होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चित्र बनाना चाहे तो यहाँ पे बना लीजिएगा कि यहाँ पे एक जो है प्लस जो बना है नाभिक है। और नाभिक के चारों से क्या है, वृत्तीय कक्षा है। और इस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है चक्कर लगा लगा करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आगे चक्कर लगा रहे हैं, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है भी चक्कर लगा लगा करके ऐसे से आगे बढ़ते हैं। तो जो ये चक्कर लगाते हैं तो वो चक्रण गति होते हैं। और ये क्लास में जब गति करने लगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कक्षीय गति कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा चक्रण गति। और यहाँ जो बन रहा है यह जो है इधर से जो गति करेंगे तो उसको कहेंगे कक्षीय गति कहा जाता है। तो इसे जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के आधार पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का और या प्रतिचुंबकन की व्याख्या करेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकन की व्याख्या। तो यह परमाणविक मॉडल क्या था, तो अभी हम लोग पढ़े हैं परमाणविक मॉडल क्या है। तो परमाणविक मॉडल में क्या था कि मैंने परमाणु के केंद्र पे क्या था, नाभिक था, उसमें चारों से इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते थे, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिचुंबक तत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम होती हैं। मतलब प्रतिचुंबक तत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है, याद रखिएगा, उन पदार्थों में पाया जाता है या उन पदार्थों के परमाणुओं में या अणुओं में पाया जाता है जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जो है ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो प्रतिचुंबक तत्व में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होता है। और अनचुंबकीय में क्या रहेगा, अनचुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वह क्या होता है, सम भी रहता है या विषम भी रहता है। मतलब सम विषम दोनों उसमें रहता है। लेकिन इसमें जो है प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम। सम का मतलब जान गए होंगे 2, 4, 6, 8, 10 जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, सम संख्या। इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर, इसमें क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर एक युग्म बना लेते हैं। मतलब ये 2-2 जो इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, अब जोड़ा बना लेते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के विपरीत दिशा में होता है। मतलब याद रखिएगा इसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है, मतलब चक्रण मतलब नचता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। मतलब यहाँ पे जो 2-2 इलेक्ट्रॉन जब मिल करके जब युग्म बना लेते हैं, उनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वह दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कहेंगे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है, निरस्त हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या करता है, निरस्त हो जाता है। इसलिए यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब उसके अंदर का जब चुंबकीय आघूर्ण जब निरस्त हो जाता है तो इसलिए जो है यह पदार्थ जो होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं और कोई जो है चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब कोई को प्रदर्शित नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय गुण कोई प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की गति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन की गति जो होती हैं वह तीव्र होती हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो गति होती हैं वो क्या होती हैं, मंद होती हैं। इसलिए यह पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा क्या होता है, चुंबकित प्राप्त कर
लेते हैं। मतलब ये प्रतिचुम्बकन में मामूली सा जो है चुम्बकी प्राप्त करते हैं। तो मामूली सा चुम्बकी प्राप्त करने की विधि क्या है समझ में आ गया होगा। कैसे इसको लिखना है तो पहले इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। पहले से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद से जो है इसको अपने कॉपी में लिखिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको यह याद हो जाएगा। तो यह समझ में आ गया होगा कि परमाणविक मॉडल के आधार पे जो है प्रतिचुम्बकीय पदार्थ या प्रतिचुम्बकन की व्याख्या कैसे किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणविक मॉडल के आधार पे जो है अनचुम्बकीय का व्याख्या करेंगे। तो अनचुम्बकीय का व्याख्या क्या है अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनचुम्बकीय का, यहाँ पर पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि परमाणविक मॉडल के आधार पे जो है अनचुम्बकीय का क्या है व्याख्या है। तो इसका जो व्याख्या बहुत ही आसान में है। तो लिखेंगे इसमें अनचुम्बक तत्व का गुण उन पदार्थों के परमाणुओं में पाया जाता है जिनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए या विषम होती हैं। अभी हम लोग ऊपर जो पढ़े हैं प्रतिचुम्बकीय पदार्थ में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या था, सम भी था और सम था, केवल सम था, सम संख्या था। इसमें क्या है, इसमें जो है अनचुम्बकीय में क्या है, सम भी है और क्या है, विषम में भी है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम या विषम होती हैं जिनका चक्रण केवल एक ही दिशा में होता है। जिनका चक्रण किस में होता है, केवल जो है एक ही दिशा में होता है। इसका जो चक्रण जो घटना होती है वह एक दिशा में होती है और उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के क्या था, विपरीत दिशा में था। वो विपरीत दिशा में था। यदि आप उस जो ऊपर जो बताया गया है, अभी इसमें जो ऊपर ये बताया गया, यदि आप शॉर्ट स्क्रीन लिए होंगे या अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे एक बार और देख ले कि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के क्या होता है, यह विपरीत दिशा में होता है। जो चक्रण होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि इनका जो चक्रण जो होता है वह केवल जो है एक ही दिशा में होता है। मतलब किनका जो है अनचुम्बकीय पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो चक्रण होता है केवल जो है एक ही दिशा में जो है संपन्न होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है चित्र बना लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ऐसे जो है एक जो है बॉक्स बनाइएगा समझने के लिए। और ये किनका है, अनचुम्बकीय का यहाँ व्याख्या करेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के जो चक्रण का दिशा होता है वह क्या लिखा गया, चक्रण केवल एक ही दिशा में होता है। तो अब यहाँ पे केवल जो एक ही दिशा में मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे यहाँ बना लेंगे ऐसे से जो है आप छोटे छोटे जो है गोले बना लेंगे। और ये इसका चक्रण का जो दिशा होगा, इसमें चक्रण का दिशा जो होगा क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। यहाँ बनाने के बाद से जो है इनका जो दिशा बनाएंगे एक ही दिशा में बनाएंगे। अब यहाँ पे जो है ऐसे बना लिया जाएगा कि इनका जो दिशा है मतलब एक ही दिशा में हो रहा है। किस दिशा में, एक ही दिशा में जो है ये संपन्न हो रहा है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर आप लोग भी बना लीजिए। यहाँ से भी बना लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा जो चक्रण का दिशा है। तो ये चक्रण की दिशा क्या है, केवल जो है एक ही दिशा में जो है यह संपन्न हो रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे अनचुम्बक का गुण उन पदार्थों या परमाणुओं में पाया जाता है जिनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए या विषम होती हैं और इनका चक्रण केवल जो है एक ही दिशा में संपन्न होता है या एक ही दिशा में होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के आधार पर जो है अब हम लोग पढ़ेंगे लौह चुम्बकीय। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे हेडिंग को, परमाणविक मॉडल के अंतर्गत लौह चुम्बकीय का व्याख्या। तो परमाणु मॉडल के आधार पे जो है लौह चुम्बकीय का व्याख्या कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लौह चुम्बक तत्व गुण उन पदार्थों के परमाणुओं में पाया जाता है जिनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, संरेखी दिशा में होती हैं। तो यह जो 2 लाइन लिखा गया बहुत ही यह कीमती लिखा गया है। ये 2 लाइन जो है ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। क्या लिखा गया, लौह चुम्बक तत्व गुण उन पदार्थों के परमाणुओं में पाया जाता है जिनके जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संरेखी
दिशा में होते हैं। अब संरेखित क्या होते हैं अभी आपको चित्र बना करके समझाया जाएगा। और यहाँ और भी लिखना चाहते हैं आगे तो लिख सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में ऐसे अनचुंबकीय जो है पदार्थ होते हैं जिनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन तेजी से होता है। क्या होता है? चुंबकन की जो क्रिया होता है इसमें क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? तेजी से होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनचुंबकीय पदार्थ है। वास्तव में क्या है? अनचुंबकीय पदार्थ है जिनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन तेजी से होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन क्या होता है? तेजी से होता है। तो चुंबकन जो है क्या होता है? तेजी से होता है। तो अब यहाँ पे जो है तीन जो है ये चित्र जो बना हुआ है, अब ये तीनों चित्र के बारे में अच्छे से समझेंगे। ये तीनों चित्र का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे जो है अपनी कॉपी में इसे ज़रूर बना लीजिए। तो चुंबकन क्या होता है? तो तेजी से होता है, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन जो है तेजी से होता है। अब यहाँ पे जो है तीन जो चित्र बनाया जाएगा और तीनों चित्र को ध्यान से समझेंगे। तीनों चित्र का मतलब क्या है तो ये तीन चित्र जो बना हुआ है पहले इस तीनों चित्र को ध्यान से समझेंगे। इसमें जो है दिशा जो देखेंगे क्या है? यह एक ही दिशा में है, यह एक ही दिशा में, यह एक दिशा में, एक दिशा में है। मतलब यह जो बना हुआ है सभी जो है एक ही दिशा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बना हुआ जिस क्षेत्र में बना इस क्षेत्र को डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। और प्रत्येक जो डोमेन होता है वह 10 के पावर 17 से लेकर के 10 के पावर 21 जो है परमाणविक चुंबक होते हैं। याद रखिएगा यह जो बना हुआ है यह जो है परमाणविक क्षेत्र है। और परमाणविक क्षेत्र में मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ डोमेन क्या है? 10 के पावर 17 से 10 के पावर 21 होता है। तो यहाँ पे अब इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में कि लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु जो होते हैं एक पूर्व चुंबक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के जो प्रत्येक परमाणु क्या होते हैं? पूर्ण जो होते हैं चुंबक होते हैं। लेकिन उन पदार्थों में कुछ ऐसी अनियोजित क्रियाएं हो जाती हैं जिनसे पदार्थों में परमाणविक चुंबकों के अक्षों घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं। मतलब इसके अंदर जो है अनियोजित क्रियाएं होती हैं। और अनियोजित क्रियाएं जब होती हैं तो जिसके पदार्थों में जो है परमाणविक चुंबकों में अक्षय क्या होती हैं? घूम करके जो है एक ही दिशा में आ जाती हैं। इन क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे? डोमेन कहा जाता है। प्रत्येक डोमेन में 10 के पावर 17 से लेकर के 10 के पावर 21 तक जो है परमाणविक चुंबक होते हैं। मतलब इसके अंदर प्रत्येक जो डोमेन होते हैं उस डोमेन में जो है 10 के पावर 17 से लेकर के 10 के पावर 21 तक जो है परमाणविक चुंबक होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक डोमेन एक पूर्ण चुंबक होता है। जो यह प्रत्येक जो डोमेन होता है वह क्या होता है? पूर्ण चुंबक होता है। लेकिन यह पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया जब डोमेन एक पूर्ण चुंबक होता है लेकिन जो पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र अगर अनुपस्थित हो जाए, बने चुंबकीय क्षेत्र का जो है वहाँ अनुपस्थिति का मतलब वहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र जब नहीं रहेगा तो चुंबकीय गुण भी क्या होगा? प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब इसके अंदर जो चुंबकीय गुण अनुपस्थित है तो ये चुंबकीय गुण भी क्या होगा? प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि परमाणविक चुंबकों की अक्षें इधर उधर होती हैं। अब यहाँ पे परमाणविक गुणों की अक्षें क्या होती हैं? इधर उधर होती हैं। इसलिए इस किसी भी दिशा में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य ही रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसकी अक्षें जो हैं अलग अलग जो हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? कम है।
तो अब यहाँ जो है चित्र के बारे में समझेंगे। अभी इसका जो अक्ष देखेंगे ये दिशा अलग है, इसका दिशा अलग है और इसका दिशा अलग है और इसका दिशा क्या है, अलग है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसका कारण है कि परमाणु चुंबक की अक्षें इधर उधर होती हैं। मतलब उसका अक्ष जो होता है चित्र में देखें इधर उधर जब रहता है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण भी क्या रहता है, शून्य ही रहता है। लेकिन जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण जो है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण जो है कार्य करने लगता है, होने की जो है संभावना बनी रहती है। तो ध्यान दीजिए, अब दो जो है हमारी क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण की संभावना क्या क्या है। तो एक बार जो है चित्र के बारे में और समझेंगे। तो यहाँ पे जो है चुंबकीय जो है देख रहे हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें क्या है, अनुपस्थिति है। क्यों? क्योंकि इनकी अक्षें जो हैं एक दूसरे से क्या है, इधर उधर हैं। और यहाँ पे दो जो है परिसीमाएं बनी हुई हैं। पहला जो परिसीमा है डोमेन के परिसीमाओं का विस्थापन द्वारा है और ये घूर्णन द्वारा, किसके द्वारा है, घूर्णन द्वारा। तो यहाँ पे जो अगर इसकी परिसीमाएं जो अगर बढ़ गया है, इसका जो परिसीमा जो है बढ़ा है तो डोमेन का भी मान इसमें क्या है, बढ़ा हुआ है। और जब डोमेन का मान बढ़ा रहेगा तो चुंबकीय जो है इसमें क्या रहेगा, क्षेत्र क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और इसमें जो घूर्णन जब होगा, जब घूर्णन होता रहता है डोमेन में, जब घूर्णन होगा तो इसमें जो है क्या है, अधिक शक्तिशाली जो है चुंबकीय प्रबल हो जाता है। तो इसे अपने कॉपी में तीनों को पहले बना लीजिएगा और ये तीनों जो बनाने के बाद इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो कहेंगे वह न्यूनतम ताप होता है जिसके नीचे पदार्थ जो होंगे वह लौह चुंबकीय होते हैं और ऊपर का जो पदार्थ होंगे वह अनचुंबकीय बन जाते हैं। ऐसे ताप को क्या कहा जाएगा, क्यूरी ताप कहा जाता है। मतलब जो नीचे है वह लौह चुंबकीय होगा और जो ऊपर है वह अनचुंबकीय है, तो उसी ताप को क्या कहा जाएगा, क्यूरी ताप कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो लिखेंगे वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसके, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे पदार्थ, जिसके नीचे पदार्थ क्या हों, लौह चुंबकीय, नीचे पदार्थ जो हैं लौह चुंबकीय, मतलब नीचे जो रहेगा उसे क्या कहेंगे, नीचे पदार्थ को क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय, तथा उसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। तो क्या कहेंगे, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे जो है पदार्थ क्या हो, लौह चुंबकीय, तथा उसके ऊपर पदार्थ क्या हो जाए, अनचुंबकीय, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्यूरी ताप कहते हैं। तो इसे 2 बार जब पढ़िएगा तो इसका उत्तर जो है आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक बार और बोल लेंगे, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे पदार्थ, मतलब नीचे वाला जो पदार्थ रहेगा वह लौह चुंबकीय रहेगा और उसके ऊपर पदार्थ जो है क्या बन जाएगा, अनचुंबकीय बन जाता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग याद रखे रहिएगा, जैसे तो यहाँ लिखेंगे लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, क्या होता है, लोहे का क्यूरी ताप। तो यहाँ लिखेंगे लोहे का क्यूरी ताप। तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, लोहे का क्यूरी ताप जो है 770, क्या है, 770 डिग्री सेल्सियस होता है। और निकेल का क्या होता है, निकेल का जो होता है, निकेल का जो है क्यूरी ताप कितना होता है, तो निकेल का क्यूरी ताप जो होता है
क्यूरी ताप बराबर लिख लेंगे। तो निकेल का क्यूरी ताप जो होता है 300 जो है 58 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट को याद रखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो है क्यूरी ताप क्या होता है, तो कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो होता है, क्यूरी ताप कितना होता है, तो कोबाल्ट का क्यूरी ताप याद रखे रहेंगे 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से 2-4 प्रश्न जो है कंपटीशन का बन जाता है। तो क्यूरी ताप में क्या है, नीचे वाला पदार्थ याद रखेंगे लौह चुंबकी और ऊपर वाला अनुचुंबकी। लोहे का क्यूरी ताप कितना है 770 और निकेल का 358 और क्या है कोबाल्ट का 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा, यहाँ प्रश्न क्या बनेगा याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो प्रश्न बनेगा कि निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ प्रश्न को याद रखिएगा, निकेल क्या लिखेंगे, निकेल क्या लिखेंगे, निकेल मतलब निकेल, निकेल का क्यूरी ताप क्या है, निकेल का क्यूरी ताप, क्यूरी ताप कितना होता है, क्यूरी ताप जो है 358 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका लिखेंगे तात्पर्य क्या है। अब इसका प्रश्न का जो है यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकता है। लोहे का क्यूरी ताप जो है 770 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो है 1121 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो यह तीनों के लिए आप चाहे उत्तर को बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर हो जाएगा और इसका उत्तर क्या बनेगा। अब इसका उत्तर के बारे में समझेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि निकेल का जो है कि क्यूरी जो ताप है 358 डिग्री सेल्सियस है। इस कथन का अर्थ यह हुआ कि 358 डिग्री सेल्सियस पे जो ताप है, ताप से जो अगर ऊपर गर्म करते हैं, ऊपर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊपर गर्म करने पर क्या बनता है, अनुचुंबकी। अभी ऊपर गर्म करने पर अनुचुंबकी बन जाएगा। और जो है 358 डिग्री सेल्सियस के ताप से अगर नीचे ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा, लौह चुंबकी। मतलब नीचे पर लौह चुंबकी और ऊपर पर अनुचुंबकी बन जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसका उत्तर बनेगा निकेल, निकेल का क्यूरी ताप, निकेल का जो है क्यूरी ताप कितना होता है, निकेल का क्यूरी ताप जो है 300 जो है 358 डिग्री सेल्सियस है होता है। लिख सकते हैं निकेल का जो है क्यूरी ताप कितना होता है 358 डिग्री सेल्सियस है। इस कथन लिखेंगे यहाँ पर, इस कथन का अर्थ है कि, इस कथन का जो है अर्थ है कि, मतलब ये जो कथन है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ लिखेंगे 358, मतलब निकेल को 358 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे, मतलब उससे ऊपर गर्म करेंगे तो अनुचुंबकी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका अर्थ है कि निकेल को, किसको, निकेल को कितने पर, 358 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर, क्या लिखेंगे, ताप से ऊपर, मतलब 358 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर कर दिया जाए, ऊपर गर्म करने पर, ऊपर गर्म करने पर अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर वह क्या बन जाएगा, अनुचुंबकी। याद रखिएगा, जब अधिक 358 जब डिग्री सेल्सियस जब अधिक जब गर्म करते हैं तो वह क्या बन जाता है, अनुचुंबकी, अनुचुंबकी। तो यहाँ लिख लेंगे अनुचुंबकी बन जाता है। मतलब 358 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अनुचुंबकी। तथा, अब यहाँ लिखेंगे तथा लिखेंगे 358 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे, ताप से क्या करेंगे, नीचे। अभी हम लोग क्या था, ये ऊपर था, मतलब 358 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या था, ऊपर था। अब यहाँ 358 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या हो गया, नीचे। ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, वह लौह
वह क्या बन जाएगा, लौह चुंबकी। मतलब ठंडा जब करेंगे, मतलब उसको 358 डिग्री सेल्सियस अगर कम कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, लौह चुंबकी बन जाता है, बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे यहाँ पर 3 प्रश्न बनेंगे, तो तीनों प्रश्न को जो है आप उत्तर चाहे बना सकते हैं, तो तीनों प्रश्न का उत्तर बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, परिभाषा समझ लिए होंगे, तो इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं, क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं तथा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं में अंतर, मतलब किस में अंतर पढ़ेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं और जो हैं वैद्युत बल रेखाएं में अंतर क्या है। तो यह अंतर भी कई साल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अब अंतर लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, और इसके बाद से दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो अब चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या है, तो यहाँ से जो है एक ऐसे जो है कॉलम बना लेंगे, और कॉलम बनाने के बाद से जो है इसमें पहला जो लिखेंगे और इसमें पहला लिखेंगे। तो इसमें पहला क्या लिखेंगे आपको ध्यान देना है, और इसे अपने कॉपी में इसे क्या करेंगे, नोट भी करते चलेंगे, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर ही चलती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं मतलब किधर चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये रेखाएं जो होते हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब ये रेखाएं किधर से चलती हैं, तो ये रेखाएं सदैव, याद रखेंगे सदैव जो है किधर से, उत्तरी ध्रुव से किधर जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। कितना आसान है, इसको एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। ये रेखाएं जो हैं सदैव जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। अब इसमें लिखेंगे पहला लिखेंगे कि यह रेखाएं सदैव जो है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे जाकर के क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पहला लिखेंगे ये रेखाएं सदैव किधर से, तो धन याद रखेंगे, धन आवेश से, किधर से, धन आवेश से, ये जो हैं रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर और कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, तो चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको अंतर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखा में पहला अंतर क्या था, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में और क्या करती हैं, चलती हैं। और ये क्या होते हैं, ये रेखाएं सदैव धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब दूसरा अंतर लिखेंगे। अब यहाँ दूसरा अंतर होगा कि यह रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ये रेखाएं
एक दूसरे को, याद रखेंगे, एक दूसरे को क्या है, दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कौन रेखाएं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा जो हो जाएगा। और ये भी जो होते हैं, यह रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं दोनों जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लिख लेंगे ये रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे? नहीं काटती हैं। मतलब यह जो चुंबकीय बल रेखाएं हों या वैद्युत बल रेखाएं हों, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो दो अंतर जो है समझ लिए होंगे। अब तीसरा अंतर लिखेंगे, चुंबक के ध्रुव के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक के जो ध्रुव के नज़दीक जो होती हैं बल रेखाएं जो होती हैं वो पास पास होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा, चुंबक के लिखेंगे ध्रुव के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। मतलब चुंबकीय बल, जो चुंबक के जो ध्रुव होता है वह ध्रुव के नज़दीक पर ही बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। मतलब पास मतलब एकदम निकट रहती हैं। चुंबक के जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जब इसको ग्राफ खींचा जाता है, वक्र खींचा जाता है, तो क्या होते हैं? चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उसी के पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब तीसरा लिखेंगे, तीसरा इसमें भी लिख लेंगे तीसरा। तो इसमें लिखेंगे आवेश के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो यहाँ क्या है? चुंबक के ध्रुव पे होती हैं और इसमें क्या बोलेंगे? आवेश के नज़दीक में। तो लिखेंगे यहाँ पर आवेश के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। बल रेखाएं पास पास होती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। तो यहाँ पे जो है तीन अंतर जो है बताया गया। किसमें? चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं में यहाँ पे कितने अंतर है? तीन अंतर बताया गया। तो यह तीन अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।